हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अ न्यू काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट इज नेटवर्क स्ट्रक्चर. मैट्रिक्स, नेटवर्क, आर ग्लास, एसबीयूज, ये सारे जो स्ट्रक्चर है ना, ये मॉडर्न स्ट्रक्चर है. मॉडर्न स्ट्रक्चर बोलें या कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर बोलें, और इन सारे स्ट्रक्चर्स में जो नेटवर्क स्ट्रक्चर है दैट इज़ फ्लैटर स्ट्रक्चर. फ्लैटर स्ट्रक्चर मीन्स अब तक हमने जो स्ट्रक्चर पढ़े थे उनमें एक हायरार्की थी कि टॉप लेवल होगा, मिडिल लेवल होगा, बॉटम लेवल होगा, ठीक है, वर्टिकल हायरार्की सिस्टम होगा या हॉरिजॉन्टल होगा, एक पूरा सिस्टम था. लेकिन नेटवर्क स्ट्रक्चर इज सिंपली एलिमिनेशन ऑफ दिस हायरार्की. किसी तरह की कोई हायरार्की नहीं होगी. कुछ पर्सन्स होंगे, कुछ सेम लेवल के पर्सन्स होंगे, एक ग्रुप होगा जो मिलके एक वर्चुअली अगर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं बिना किसी एक बड़े प्रीमाइस के या किसी एक ही बिल्डिंग में रहते हुए, तो वो एक नेटवर्क स्ट्रक्चर है. जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ कि अगर अभी एट प्रेजेंट आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम जस्ट एक वेब पेज क्रिएट करके एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, या हम व्हाट्सएप या इंस्टा के थ्रू भी हमारा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें हम पहले ऑर्डर रिसीव करते हैं और उसके बाद में उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं. ठीक है, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है जो सिर्फ सोशल कॉन्टैक्ट्स के बेसिस पर या आपके सिर्फ कॉन्ट्रैक्टिंग के बेसिस पर हो सकता है, जिसमें आपको किसी एक हायरार्किकल जो स्ट्रक्चर है, जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं या एक बिल्डिंग प्रीमाइस वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना ही स्टॉक को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, जो आपके सोशल नेटवर्किंग से ही और आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनके बेसिस पर ही एग्जीक्यूट हो सकता है. दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्क स्ट्रक्चर. ठीक है, तो व्हाट इज़ नेटवर्क स्ट्रक्चर? इट इज़ अ काइंड ऑफ वर्चुअल स्ट्रक्चर. वर्चुअल क्यों? क्योंकि देखो अभी तक हमने जो स्ट्रक्चर्स पढ़े उनमें एक बिल्डिंग होगी, एक प्रीमाइस होगा जिसमें आप जाके काम करने का पूरा तरीका, पूरा सिस्टम, स्टॉक सब कुछ देख सकते हैं फिजिकली. लेकिन इस तरह के स्ट्रक्चर में बिजनेस तो होगा, लेकिन मे बी कि आपको वो फिजिकली सीन ना हो. सारा का सारा सिस्टम कैसे होगा? वर्चुअल होगा. सो वर्चुअल स्ट्रक्चर विच इज़ कंपोज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट ग्रुप्स और कोलैबोरेशन linked by constantly changing non-hierarchical cobweb-like networks. ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर में जो सारी फंक्शनिंग है, सारा ऑपरेशन है, वो कैसे होता है? वर्चुअली होता है, नेटवर्क के थ्रू होता है. दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नेटवर्क स्ट्रक्चर. अब इस नेटवर्क स्ट्रक्चर के क्या फीचर्स हैं? आपको सैलरीड एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, ये कैसे काम करता है? कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम करता है. आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे पीपल्स के साथ में फॉर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट. किसी प्रोजेक्ट के लिए कि आपको ये मटेरियल रेडी करके देना है, इतनी क्वांटिटी रेडी करके देनी है, या हमारा कॉन्ट्रैक्ट 6 मंथ के टाइम ड्यूरेशन के लिए रहेगा. तो टाइम पीरियड को लेके या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को लेके कॉन्ट्रैक्टिंग होगी. वर्टिकल इंटीग्रेशन मतलब सप्लायर्स के ऊपर डिपेंडेंसी ख़त्म करने के लिए आप अपने ही लेवल पर क्या करेंगे, जो भी रॉ मटेरियल है या जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ वर्टिकल इंटीग्रेशन बाय ओवर अ मेक डिसीजन. ठीक है, आपका जो ज़्यादातर फोकस होगा वो किसके ऊपर होगा? परचेज करने के ऊपर. जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि फर्स्ट आप ऑर्डर लेंगे अपने कंज्यूमर से और उसके बाद उन चीज़ों को आप मार्केट से बाय करेंगे रादर देन मेक. रादर देन बीइंग लोकेटेड in a single building, it is scattered at geographical location. ठीक है, एक ही जगह पर. जैसे हम अगर इंटरनेट के थ्रू अगर बिजनेस करते हैं, हम वेब पेज बना के अगर बिजनेस करते हैं, तो उसके लिए हमें किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग की या एरिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती. हम इंटरनेट के थ्रू उस बिजनेस को वेरियस जोग्राफिकल लोकेशन पर स्कैटर कर सकते हैं और सभी जगह पर हम हमारे गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर सकते हैं. तो इस तरह के नेटवर्क्स, इस तरह के स्ट्रक्चर को नेटवर्क स्ट्रक्चर बोलते हैं. दैट इज सिंपली एलिमिनेशन ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज वर्चुअल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. अब इस तरह के स्ट्रक्चर को बनाने के फ़ायदे क्या हो सकते हैं? देखो, सिंपली एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर हो सकता है, क्योंकि आपको इतने बड़े प्रीमाइस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है. कुछ एम्प्लॉयज़ आपने क्यूबिक्स में अपने कैबिन से सिस्टम के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर, इंटरनेट को यूज़ करके और ये पूरा बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं. से इंक्रीज फ्लैक्सिबिलिटी, अडेप्टिबिलिटी
to cope with rapid technological changes and shifting pattern of international trade। देखो इस तरह के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक कोर कंपनी होती है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लें कि एक कंपनी है जो टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का डिज़ाइन करने में इंटरेस्टेड है, वो सिर्फ डिज़ाइनिंग करना चाहती है, दैट इज़ कोर फंक्शन ऑफ दैट कंपनी। लेकिन डिज़ाइनिंग के लिए उसे मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट होगी, उसकी रिटेलिंग की रिक्वायरमेंट होगी, उसके एडवर्टीजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। वो कोर कंपनी ये सारे फंक्शंस नहीं करेगी, वो जस्ट इन फंक्शन को क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। ठीक है, वो किसी दूसरी कंपनी से जिसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या पर्टिकुलर टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, मटेरियल, देन मैन्युफैक्चरिंग, देन रिटेलिंग, देन एडवर्टीजमेंट, ये सारा काम किस बेसिस पर होगा, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर होगा। कोर कंपनी सिर्फ क्या करेगी, उस प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग करेगी। अगर मार्केट में चेंजेस होते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, कंज्यूमर के डिमांड पैटर्न में चेंज होते हैं, तो कोर कंपनी को तो सिर्फ अपने डिज़ाइनिंग पैटर्न में ही चेंज करना होगा ना, क्योंकि उसने ना तो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ना रिटेलिंग में इन्वेस्टमेंट किया है, ना एडवर्टीजमेंट में किया हुआ है, जस्ट डिज़ाइनिंग को ही तो चेंज करना होगा। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अडेप्शन, फ्लैक्सिबिलिटी, ये कौन सा स्ट्रक्चर देता है, नेटवर्क। आपने ना स्टॉक मेंटेन किया है, ना आपने प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया है, आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, बाकी सारा काम क्या हो रहा है, आउटसोर्स्ड हो रहा है। that is the main advantage से increase flexibility, adaptability to cope with rapid technological changes और international trade की वजह से जो डिमांड पैटर्न में चेंजेस हो रहा है, हम उसकी तरफ क्या कर सकते हैं, इजीली और क्विकली रिस्पॉन्स कर सकते हैं। इट कॉन्सेंट्रेट ऑन डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज, ये कंपनी की खुद की कॉम्पिटेंसीज को एक तरीके से एनहेंस करने पर फोकस करती है, क्योंकि आप सिर्फ एक या दो फंक्शंस पर फोकस करेंगे और उसी को क्या करेंगे, एनहेंस करेंगे, उसी में ही आप इम्प्रूवमेंट करेंगे और एक्सपर्टाइज लाएंगे, क्योंकि बाकी सारे फंक्शंस तो कौन करेगा, आपके कॉन्ट्रैक्टिंग जो पार्टनर्स होंगे वो करेंगे, क्योंकि आपने बाकी सारे फंक्शंस की क्या कर रखी है, आउटसोर्सिंग। तो कहीं ना कहीं ये मैटर, जहाँ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टिबिलिटी प्रोवाइड करता है, वहीं कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रक्चर है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, क्योंकि ना तो आपको बड़े बड़े बिल्डिंग्स और प्रीमाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है, ना बहुत सारे सैलरीड एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ना आपको स्टॉक मेंटेन करना होता है, ना आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो कहीं ना कहीं ये तरीका कॉस्ट इफेक्टिव भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एडवांटेजेस हैं या प्लस पॉइंट है, इसकी अपने आप में भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो क्या लिमिटेशंस हैं इस तरह के स्ट्रक्चर की, अगर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टनर्स नंबर्स में बढ़ गए तो कोऑर्डिनेट करना, कम्युनिकेशन करना, कंट्रोल करना, ये सब क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कोर कंपनी एक कंट्री की है और उसके जो पार्टनर्स हैं वो वेरियस कंट्रीज़ के हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के हैं, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन, उनके बीच में कोलैबोरेशन और कंट्रोल, ये सब क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। दैट इज़ द फर्स्ट लिमिटेशन। इफ़ देयर इज़ अ न्यूमरस पार्टनर्स इन दैट नेटवर्क देन इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, नॉट इजीली मैनेजेबल। देन कॉन्ट्रैक्टिंग आउट टू सेपरेट सप्लायर्स, आप हर बार किसी और सप्लायर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मटेरियल के लिए या रिटेलिंग के लिए या किसी भी फंक्शन के लिए, तो जब आप किसी एक पर्टिकुलर सप्लायर के साथ में अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं बनाते तो आपको उन सिनर्जीज़ का बेनिफिट नहीं मिल पाता। जैसे हम कंटिन्यूसली किसी एक ही सप्लायर से परचेज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें डिस्काउंट्स या और जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो सब अवेलेबल हो पाते हैं। लेकिन अगर हम हमारे सप्लायर को रैपिडली चेंज करते हैं फॉर अ प्रोजेक्ट, फॉर अ टाइम पीरियड, तो कहीं ना कहीं हम वो बेनिफिट्स को क्या कर सकते हैं, वो बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, छूट सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टिंग आउट टू सेपरेट सप्लायर, इट मे बी इम्पीड टू बेनिफिट, टू गेन बेनिफिट ऑफ सिनर्जीज। देन स्पेशलाइजेशन ऑफ फ्यू फंक्शन, कोर कंपनी का मेन फोकस किस पे रहेगा, एक या दो फंक्शन पे रहेगा। जैसे अभी एग्जांपल में हमने बोला कि डिज़ाइनिंग पर ही फोकस है, अब आपने सिर्फ डिज़ाइनिंग पर फोकस किया तो बाकी सब में तो आपकी एक्सपर्टाइज रही नहीं ना। अगर इन फ्यूचर कुछ चेंजेस आते हैं, मेजर चेंजेस आते हैं और आपको उन फंक्शंस को भी अगर खुद से करना पड़े तो मे बी कि आप नहीं कर पाओगे और आप उन कॉम्पिटेंसीज़ को, उन एक्सपर्टाइज को गेन नहीं कर पाओगे। और अगर आपने किसी गलत फंक्शन को चूज़ कर लिया जिसकी आगे चल के कोई डिमांड नहीं होने वाली है, आगे चल के अगर वो फंक्शन ऑब्सलीट होने वाला है तो ये आपके लिए फिर फेलियर प्रूव होगा। ठीक है, देन
इंटेंस एंड पर्सनल इंटरेक्शन क्रिएट स्ट्रेस फॉर एम्प्लॉयज़। ये एक तरह का फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। इट इज़ फ्लैटर एंड कंटेम्प्रेरी। इसमें एक हायरार्की नहीं है कि एम्प्लॉयज़ के साथ में इंटरेक्शन करने के लिए टॉप लेवल नहीं आता, टॉप मिडिल से क्वेश्चनिंग करता है, मिडिल जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं उनसे क्वेश्चनिंग करता है, और मैनेजर्स फिर अपने सुपरवाइजर्स और एम्प्लॉयज़ के साथ में इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है ना। टॉप लेवल डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्शन नहीं करता। लेकिन फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ कुछ एम्प्लॉयज़ हैं और स्टेक होल्डर्स या कंज्यूमर्स डायरेक्टली उन एम्प्लॉयज़ के साथ क्या कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो ये इंटेंस इंटरेक्शन, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, अपने आप को अपडेट रखना, कंटिन्यूसली इंटेंस ट्रेनिंग लेना ताकि इस पूरे नेटवर्क, इस पूरे सिस्टम को संभाला जा सके। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्या क्रिएट करती हैं, एम्प्लॉयज़ के ऊपर मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, ठीक है। दैट इज़ द लास्ट लिमिटेशन, द इंटेंस एंड पर्सनल इंटरेक्शन। एक डीप इंटरेक्शन, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चनिंग आपसे होगी, पर्सनली आपसे होगी, दैट क्रिएट द स्ट्रेस फॉर एम्प्लॉयज़। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ नेटवर्क स्ट्रक्चर। इसको एक सिंपल डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं। देखो कैसे, ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है नेटवर्क स्ट्रक्चर पे काम करने वाली कंपनी का। जैसे एक कोर कंपनी है, ठीक है, और वो अपने हर फंक्शन के लिए अपने आउटसोर्स्ड जो पार्टनर्स हैं उनसे कॉन्ट्रैक्टिंग कर रही है, ठीक है, फॉर अ प्रोजेक्ट और फॉर अ टाइम पीरियड। जैसे दिस इज़ अ कोर कंपनी सिचुएटेड इन इंडिया एंड डिज़ाइनिंग बाय कैनेडियन कंपनी, then transportation provided by a Korean company, manufacturing provided by a Asian company, distribution channel provided by European company, and accounts receivable provided by a US company। तो आउटसोर्सिंग आप एक्सपर्ट से ले रहे हो, आपको किसी भी चीज़ का स्टॉक, किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ कैसे होगी, आउटसोर्सिंग के बेसिस पर होगी। तो फ़ायदा ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। दूसरा, चेंजेस अगर आते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, डिमांड पैटर्न में, या किसी भी तरीके से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट आप पर नहीं आएगा, क्योंकि आप हर चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो। बाकी सारे काम कौन कर रहे हैं, आपके नेटवर्किंग पार्टनर्स कर रहे हैं। आपका सब एक कोर फंक्शन है, आपको उसी पर क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर। इस तरह के स्ट्रक्चर में एक हायरार्की नहीं है कि टॉप है, मिडिल है, बॉटम है, नहीं। कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन हैं जो अपने केबिन से, अपने लैपटॉप से, अपने डेस्कटॉप से बैठ के और सारा सिस्टम जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर वहाँ सूटेबल है जहाँ पर एनवायरनमेंट रैपिडली चेंज होता है, टाइम टू टाइम न्यू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के अकॉर्डिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च करनी होती है, फ्रीक्वेंटली लॉन्च करनी होती है। तो ऐसे टाइम पर नेटवर्क स्ट्रक्चर यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ना तो यहाँ पर डेड स्टॉक रहेगा, क्योंकि आप स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे, और अगर टेक्नोलॉजी चेंजेस भी होती है तो आपके कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। आपके लिए उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अडेप्शन लाना ज़्यादा ईजी रहेगा, कस्टमर की डिमांड को अकॉर्डिंगली मीट आउट करना ज़्यादा ईजी रहेगा। The next kind of contemporary structure is hourglass structure। hourglass वो टाइम को मेजर करने के लिए ग्लास का बना होता है, जिसमें मिट्टी, रेत होती है। दैट इज़ द काइंड ऑफ hourglass। इस तरह का होता है hourglass। टॉप और बॉटम से वाइड होता है और मिडिल से श्रिंक्ड होता है, नैरो होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ये डिस्क्राइब करता है कि जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या अदर रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से जब मिडिल मैनेजमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होती जाती है, और इस तरह का स्ट्रक्चर जिसमें मिडिल लेवल मैनेजमेंट श्रिंक्ड होता है, नैरो होता है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को hourglass बोलते हैं। टॉप एज इट इज़ रहेगा, बॉटम एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक्ड हो जाएगा। दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड hourglass स्ट्रक्चर। तो hourglass स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ थ्री layers with constricted or shrinked middle layer. It has narrow middle level management, information technology link the top and bottom layer,
ठीक है। यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का रोल कौन प्ले करेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का रोल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्ले करेगी, ठीक है ना। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का सिंपली जो रोल होता है वो टॉप से आने वाली स्ट्रैटेजीज को, टॉप से आने वाले इंस्ट्रक्शंस को बॉटम से एग्जीक्यूट करवाना होता है, या बॉटम लेवल के जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सबको मोटिवेट करना होता है, उनका परफॉर्मेंस वैल्यूएशन करना होता है, अप्रेजल करना होता है। तो ये सारे फंक्शंस जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के थ्रू एग्जीक्यूट करवाते हैं और मिडिल लेवल मैनेजमेंट को श्रिंक कर देते हैं, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को आवर ग्लास स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब आवर ग्लास स्ट्रक्चर के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? सिंपली जब मिडिल लेवल मैनेजमेंट श्रिंक हो जाएगा, नंबर्स में कम हो जाएगा, तो सैलरीज कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। तो द एडवांटेज इज रिड्यूस कॉस्ट, प्लस इट सिंप्लीफाइंग द डिसीजन मेकिंग। इंफॉर्मेशन पहले मिडिल में आती है, मिडिल से वाइड टॉप मैनेजमेंट में पहुंचती है और अकॉर्डिंगली टॉप मैनेजमेंट डिसीजंस लेता है। लेकिन अगर एक पूरा का पूरा लेयर ही हट जाए और ये चेन और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाए और टॉप मैनेजमेंट इस बॉटम जो कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके अगर क्लोज हो जाए, तो जो डिसीजन मेकिंग है वो फास्ट रहेगी, इफेक्टिव हो जाएगी और सिंप्लीफाई हो जाएगी। दैट इज़ द सिंप्लीफाइंग डिसीजन मेकिंग बिकॉज अथॉरिटी इज़ क्लोज टू सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बट इस तरह के स्ट्रक्चर के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ से मिडिल लेवल मैनेजमेंट को अगर हम हटा देते हैं, कम कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं मिडिल मैनेजमेंट का जो रोल है वो प्ले करने के लिए आपके पास में अब कोई अथॉरिटी नहीं है। बॉटम लेवल हमेशा ये चाहता है कि उसका परफॉर्मेंस मेजर हो, उसका अप्रेजल हो, उसे भी मैनेजमेंट की पोस्ट मिले, ठीक है, उसका इंटरेस्ट बना रहा है सिस्टम के अंदर। लेकिन अगर मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही आपने एलिमिनेट कर लिया, तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए लैक ऑफ प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ रहेगा। कंसिस्टेंटली एक ही लेवल पर काम करते करते जो उनका इंटरेस्ट है वो भी क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप मोटिवेशन लेवल एट हाई। तो ये सारे जो फंक्शंस जो एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट फिजिकली प्रोवाइड कर सकता था, आप सिर्फ आईटी को यूज़ करके उन चीज़ों को, जैसे कि मोटिवेशन हो गया, लीडरशिप प्रोग्राम्स हो गए, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स हो गए, मेजरमेंट्स हो गए, रिवॉर्ड्स हो गए, ये सब चीज़ें आप जस्ट एक आईटी को यूज़ करके नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ये सारे क्या बनेंगे? इस तरह के स्ट्रक्चर की लिमिटेशन।